आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में कि अस्थमा क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है। पहली बात है, अस्थमा क्या चीज़ है। अस्थमा सिर्फ एयरवेज की इन्फ्लामेशन होती है, मतलब एयरवेज में सूजन हो जाना। ठीक है। तो क्या होगा कि जो एयरवेज का पासेज है वो नैरो हो जाएगा, और जब एयरवेज नैरो हो जाएगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ साथ जो हमारा म्यूकस सीक्रेशन है वो भी बढ़ जाता है। म्यूकस क्या होता है कि सर्दी के टाइम में जो हमें कोल्ड होता है तो क्या होता है कि हमारे जो अंदर कफ होता है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ये म्यूकस होता है। और जब म्यूकस की कंसंट्रेशन एयरवेज में बढ़ जाती है तो जो एयर का अंदर और बाहर जाने का जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। और उस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि वो नैरो हो जाते हैं। और इसमें से ही क्या होगा कि ये एक लिक्विड कंटेंट है, और इस लिक्विड कंटेंट में ऑक्सीजन ऐसे अंदर और बाहर जाना मुश्किल होता है और एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि चेस्ट पेन भी होने लगता है, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक विजिंग साउंड हमें, एक विस्लिंग साउंड हमें सुनने लगता है। ये विस्लिंग साउंड्स कैसे होता है कि जब हमारी जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, तो जो एयर होती है वो हमारी जब पास आउट होती है तो उनकी वॉल से टच होके निकलती है। जब उनकी वॉल से टच होके निकलती है तो क्या होता है कि एक साउंड क्रिएट होता है, लाइक ए विसल। एक विसल जैसा साउंड क्रिएट होता है जिसको हम व्हीजिंग साउंड्स बोलते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे कॉज क्या क्या है। यानी कि हमने देख लिया कि अस्थमा है क्या। उसके बाद हम इसके कॉज देखते हैं कि इसके कॉज क्या हैं, कारण क्या हैं जिनकी वजह से अस्थमा हो रहा है। तो इसके दो मेन कॉजेज हैं, इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक्स। तो हम इन्वायरमेंटल में देखते हैं। ये जो इन्वायरमेंटल होता है इसमें हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं अस्थमा, जैसे कि एलर्जेटिक्स, नॉन एलर्जिक्स और कफ रिलेटेड। अब जो हमारा एक कफ रिलेटेड अस्थमा होता है इसमें क्या होता है कि ये हमें जैसे लेट नाइट जो कफ प्रोड्यूस होता है, अर्ली मॉर्निंग में कफ प्रोड्यूस होता है, रात को हमें सोने में प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है कि कभी कभी स्नीजिंग जो होती है ये कफ रिलेटेड अस्थमा होता है। नॉन एलर्जिक्स में आते हैं हमारे पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स की वजह से, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, या फिर कोई भी हमारे कोल्ड वाटर की वजह से जो हमें होगा वो नॉन एलर्जिक्स होगा। नेक्स्ट आता है एलर्जिक्स। अब वैसे तो मोस्टली नॉन एलर्जिक और एलर्जिक के सिम्टम सेम है, बट जो मोस्ट सीवियर होता है वो नॉन एलर्जिक होता है, क्योंकि ये 10 to 30% होता है, लेकिन जो एलर्जिक अस्थमा होता है वो 50 to 80% होता है। एलर्जिक अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है। तो वो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस जो होते हैं या इन्फेक्शंस एजेंट जो होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करता है वो, और हमारी बॉडी को डिसीज से प्रिवेंट करता है। ठीक है। तो ये एक इम्यून सिस्टम का एक फीचर है कि मतलब कि वो डिस्टिंग्विश करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल के लिए, कि ये हम ये सेल्स हमारी है या ये सेल्स हमारी नहीं है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर वो फॉरेन सेल्स हैं तो वो उसको अगेंस्ट फाइट करेगा, उसको किल करेगा। लेकिन वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम को लगेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट फाइट करेगा, और वहाँ पे क्या होगा कि एक रिएक्शन कॉज होगी जिसको हम एलर्जिक रिएक्शंस बोलते हैं, जो एलर्जिक अस्थमा होता है। और उसे हम फिर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोल देते हैं। ये टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर एंटीबॉडी के आ जाने से होती है। यानी कि कोई भी हमारी बॉडी में पार्टिकुलर एंटीबॉडी है वो ज़्यादा हो गई,
तो उस पार्टिकुलर एंटीबॉडी को हम आईजी एंटीबॉडी बोलते हैं। आईजी एंटीबॉडी क्या होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी जो होती है, ठीक है। अगर इस आईजी का लेवल इंक्रीज हो गया, यानी कि जैसे अभी बताया मैंने कि बाहर से कोई पार्टिकल आया, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे कि लाइक एनिमल डेंडर्स हो गए, डस्ट माइट हो गई, या फिर कोई भी पोलेंस हो सकता है, फ्लावर्स का जो पोलेंस होता है वो हो गया। तो क्या होगा कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम को लगा कि ये फॉरेन पार्टिकल्स है, तो उसने क्या किया, उसके अगेंस्ट फाइट किया और वहाँ पर क्या करेगी, इन्फ्लामेशन कॉज हो गई हमारी। इन्फ्लामेशन वहाँ पर कॉज हो गई तो क्या होगा कि जो हमारा वो पासेज है, उस पासेज पे नैरो हो गया वो पासेज, और वहाँ पे क्या हो गया कि म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है। म्यूकस प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो क्या होगी, एलर्जीज होगी। ये हमारा एलर्जिक जो फैक्टर है वो है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जेनेटिक में क्या होता है कि ये हमारा स्टार्ट होता है अराउंड द 12 ईयर ऑफ एज, और इट मे बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, एंड एट अ टाइम ऑफ एडल्ट एज इट मे बी डिस्कार्डेड, ओके। उसके बाद हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में क्या आता है, ब्रीथलेसनेस का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि जो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है वो हमारा होता है 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। अगर ये ब्रीथ हमारी शॉर्ट हो जाती है तो क्या होगा, अस्थमा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कफ जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है कि जैसे हमें रात को सोते समय ज़्यादा कफ हो रही है, या फिर अर्ली मॉर्निंग में कफ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और कभी कभी होता है कि जो स्प्यूटम होता है हमारा वो एक्सक्रीट आउट होने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक मेन सिम्टम्स है अस्थमा का। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो एक साउंड्स क्रिएट होता है जो विजिंग साउंड्स होता है। ये हमारे सिम्टम्स हैं अस्थमा के। अब हमने देख लिए कि अस्थमा है क्या, हुआ क्यों, और क्या क्या सिम्टम्स हमारे अराइज हुए जब हमें अस्थमा हुआ। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके प्रिवेंशन, इसके कि इसको मतलब रोकें कैसे, कम कैसे करें, इसके हम प्रिवेंशन देखेंगे। प्रिवेंशन में क्या है कि सबसे पहले हमें वो मेडिसिन अवॉइड करनी है जो अस्थमा को ट्रिगर करती हैं। इसमें हमारी बीटा ब्लॉकर्स आएंगी, जैसे कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं हमारी, एटेनोलॉल है, मेटाप्रोलॉल है, प्रोप्रेनोलॉल है। ये क्या करती हैं कि ये हाइपरटेंशन में हम इनको यूज़ करते हैं। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करती हैं, और जो हमारा हार्ट रेट होता है उसको भी स्लो कर देती हैं। तो हमें इन मेडिसिन को अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन फैक्टर है स्मोकिंग को भी हमें अवॉइड करना है अगर अस्थमा है तो। देन अवॉइड करना है हमें, जैसे कोल्ड से बचना है हमें, ठीक है। ये और डस्ट से बचना है, डस्ट से बचने के लिए हम मास्क यूज़ करें, ठीक है। और एलर्जीज़, यानी कि ये हमें पता होता है कि हमें किसी भी स्पेसिफिक पार्टिकल से एलर्जीज़ है। जैसे किसी को डस्ट से होती है, किसी को किसी भोजन से होती है, किसी को वो गेहूँ वगैरह जो होते हैं उसमें से जो धूल जो निकलती है उससे होती है। तो वो क्या है कि हमें उनसे अब बचना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें अस्थमा है या नहीं है। तो ये डायग्नोसिस हमें इसमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें चेस्ट एक्सरे। हमने चेस्ट एक्सरे कराया तो उसमें क्या है कि चेस्ट एक्सरे में हम देखेंगे कि हमारी जो इन्फ्लामेशंस है वो कितनी है। हमने ये चेस्ट एक्सरे करा लिया। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी हमने कराया। सीबीसी क्या होती है कि कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इसमें जो हमारा
ब्लड होता है वो कंप्लीट काउंट होता है। इसमें हमारे हेमेटोलॉजी, हीमोग्लोबिन्स कितना है, और हमारी WBCs कितनी है, RBCs कितनी है, ये सारा कुछ इसमें होता है। तो इसमें हम WBC चेक करते हैं, TLC काउंट जो होता है उसको चेक करते हैं। TLC काउंट क्या होता है? जो नॉर्मल TLC काउंट होता है वो हमारा 4000 से 11000 पर क्यूबिक मीटर होता है, पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। और हमारे WBC होते क्या है? और इसमें जो हमारे ओसिनोफिल्स और IG लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी TLC काउंट्स होते हैं वो क्या है, कि हमारी बॉडी में 3 तरह के सिस्टम सेल्स होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो जो हमारी WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करते हैं कि वो हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स होती है जो कि इन्फेक्टियस एजेंट है उसके अगेंस्ट वर्क करती हैं। क्या होता है कि कोई भी हमारा जो फॉरेन पार्टिकल आया तो वहाँ पे हमारी WBCs जाती हैं और उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं। तो जब हमारी जो WBCs हैं इनका नंबर इंक्रीज होने लगेगा, मीन्स हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्टियस एजेंट आया हुआ है जिसकी वजह से हमारी WBC इंक्रीज होना स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उस स्पेसिफिक पार्ट पे इन्फ्लामेशन होगी, वहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होगा और हमारी जो पासेज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। सेम ओसिनोफिल्स होती है। ओसिनोफिल्स की जो नॉर्मल लेवल होती है 1 to 6%, 2 to 6% होती है। और अगर हमारी ये ओसिनोफिल्स की जो लेवल अगर ये हमारी बढ़ जाती है, ठीक है, अगर हमारी ये ओसिनोफिल्स की जो लेवल है वो बढ़ जाती है तो भी हमें क्या होता है कि हमें एलर्जीज कॉज होती हैं। ठीक है, IgE लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे एक इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज होती है जो एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करती है। तो अगर इसकी लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हमें इंडिकेट हो रहा है कि हमें कोई भी डिसीज़ है या फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है, तो सीधी सी बात है वो नैरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री क्या है कि एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। इसमें क्या है कि एक स्पायरोमीटर होता है, एक डिवाइसेस होता है जिसमें क्या करते हैं हम कि इसमें जैसा कि ये सेकंड पिक में शो किया हुआ है, इसमें एक माउथ पीस होता है और एक ट्यूब होती है और एक एयर चैम्बर होता है जिसमें हमारी 3 डिफरेंट कलर्स की बॉल्स होती हैं। 1 इज़ रेड एंड सेकंड इज़ येलो एंड थर्ड इज़ ब्लू। इसमें हमारी एक येलो बॉल होगी, एक रेड बॉल होगी और एक ब्लू बॉल होगी। जो हमारी रेड बॉल्स होती है उस पर जो प्रेशर हो, इसमें हम लंग्स के फंक्शन को चेक करते हैं कि हमारा जो लंग्स है वो कितने फंक्शन से वर्क कर रहा है। तो इसमें जो हमारी रेड बॉल्स होती है उस पर 600 cc का प्रेशर होता है और जो हमारी ये येलो बॉल्स होती है उस पर 900 cc का प्रेशर होता है और जो हमारी ये ब्लू बॉल्स होती है इस पर हमारा 1200 cc का प्रेशर होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम इस माउथ पीस को मुंह में देते हैं और एयर को इनहेल करते हैं। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये बॉल्स जो होती हैं अब जाना स्टार्ट कर जाती हैं। तो उससे हमें पता लगता है कि अगर हमारी जो हमारी अगर रेड बॉल गई है तो हम जो हमारे लंग्स हैं वो 600 cc का प्रेशर जो है इनहेल कर रहे हैं, इनके लंग्स हमारे प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हमें इसके थ्रू पता लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में जो हम बात करते हैं नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट। अब हमने देखा कि अस्थमा है क्या, हुआ कैसे, क्या क्या सिम्टम्स हमारे अराइज हुए जब अस्थमा हुआ, उससे कैसे कैसे प्रिवेंट किया जाए और उसे कैसे पता लगाया जाए, उसको डायग्नोस कैसे किया जाए। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यानी कि अगर हमें अस्थमा है तो हम उसको कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या है कि हम इनहेलर्स यूज़ करते हैं। इनहेलर्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि हमें पता है कि किसी स्पेसिफिक पार्टिकल से हमें एलर्जी है और ये एलर्जी कभी क्या होता है कि क्रोनिक कंडीशंस होती है और ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, ये क्रोनिक कंडीशंस होती हैं और ये लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है और सीवियर भी हो सकती है। तो जो हमारे इनहेलर्स होते हैं
ये इनहेलर्स हमें इमरजेंसी जो हमारी सीवियर कंडीशंस होती है उसमें हमारे यूज़ किए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे ही हमें इन्फ्लामेशन हुई तो ये उस इन्फ्लामेशन को क्या करते हैं, उन एयरवेज को, जो हमारे एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए थे या नैरो हो गए थे, उनको क्या कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं और ओपन कर देते हैं। इनके अंदर हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी होती हैं। और नेक्स्ट जो है हम वो टैबलेट यूज़ करते हैं, जैसे हमारी सिम्पैथोमाइमेटिक जो ड्रग है, जो क्या करती है कि हमारी जो वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करती हैं। जो हमारी ब्रोंकियल डायलेटर्स हैं जैसे साल्ब्यूटामोल, जो हमारी जो ब्रोंकियल्स होती हैं उनको डायलेट करती हैं। टर्ब्यूटालिन है। हमारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर होते हैं जो हमारी आईजीई की जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करते हैं, जो हमारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर होते हैं, जैसे कि ओमेलिजुमैब एक टैबलेट है। उसके बाद हमारे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होते हैं। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्या करते हैं कि जिनकी वजह से हमें एलर्जीज हो रही थी, ये जो हमारी म्यूकस की स्वेलिंग है उस म्यूकोसल स्वेलिंग को रिड्यूस कर देते हैं। इसमें हमारे मोन्टेलुकास्ट आते हैं। और इसके बाद हमारे ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं, डेरिफाइलिन है, एमिनोफाइलिन्स हैं। और उसके बाद हमारे मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं, जो कि हमारी मास्ट सेल्स जब हमारी ये रफ्चर हो जाती हैं तो क्या होता है कि हमारे एस्ट्रेडिन वगैरह जो रिलीज होते हैं उनको जो स्टेबलाइज करते हैं क्रोमोइलिन सोडियम, ये है। सो